दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरहाने में। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन और उसके तहत हमने पहले वाली वीडियो के अंदर 35 क्वेश्चन की व्याख्या सहित हमने पूरा हल कर लिया था। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा प्रश्न नंबर 36। दोस्तों टाइम बहुत कम है, हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 36, होम रूल लीग के बारे में असत्य कथन है। होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो उनके संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो हमें छांटना है। पहला ऑप्शन है होम रूल लीग की दो शाखाएं थी। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी अलग शाखा का गठन किया था और एनी बेसेंट ने अपनी अलग शाखा का इन्होंने गठन किया था और उद्देश्य ये था कि किसी प्रकार का विरोधाभास की स्थिति नहीं बने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, तिलक का होम रूल लीग। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 के अंदर बेलगांव कर्नाटक से की थी और जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 के अंदर अड्यार मद्रास में की थी। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी, होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता था। तो दोस्तों ये इसके अंदर असत्य कथन है, क्योंकि होम रूल लीग इसके नाम से ही जैसे विदित होता है। होम रूल लीग, होम रूल यानी स्वशासन, इनका मुख्य उद्देश्य स्वशासन की स्थापना था। जबकि पूर्ण स्वतंत्रता की सबसे पहले मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंदर की थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसके अंदर ये असत्य कथन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें दो बातें याद करनी है। एक तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अलग की थी, एनी बेसेंट ने अलग की थी। दो शाखाएं थी अलग अलग। तिलक ने पहले अप्रैल में 1916 में की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की थी। ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी समाचार पत्र के माध्यम से, जबकि एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से होम रूल आंदोलन का प्रचार किया था। तो यहाँ पर हम दोनों की किताबों के बारे में और याद कर लेंगे कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों समाचार पत्र हैं, ये एनी बेसेंट द्वारा संपादित होते थे। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास से भारत कब वापस लौटे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 9 जनवरी 1915 को, 21 वर्ष के अफ्रीका प्रवास के बाद में। तो यहाँ पर दो तीन फैक्ट याद करने हैं। 9 जनवरी को आए थे, उस दिन हम पूरे देश के अंदर प्रवासी दिवस के रूप के अंदर प्रतिवर्ष मनाते हैं। और 21 वर्ष तक अफ्रीका में गांधी जी रहे थे और जब वो भारत वापस आए तो 46 वर्ष की उनकी उम्र हो चुकी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 38। किस पदक, निम्न में से किस पदक उपाधि से अंग्रेजों ने गांधी जी को सम्मानित नहीं किया था। यानी तीन पदक या उपाधि अंग्रेजों ने गांधी जी को दी थी, एक नहीं दी थी, वो हमें छांटनी है। ऑप्शन ए बोर पदक, नाइटहुड की उपाधि, केसरे हिंद और जुलू पदक। दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइटहुड की उपाधि। दोस्तों नाइटहुड की उपाधि है वह अंग्रेजों ने, हाँ देखो अब देखते हैं। तो अंग्रेजों ने गांधी जी को किस पदक से सम्मानित नहीं किया। तो राइट आंसर आ जाएगा नाइटहुड की उपाधि। दोस्तों नाइटहुड की उपाधि है वह अंग्रेजों ने रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी, जो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उसको वापस कर दिया था। अब हम गांधी जी के तीन पदकों के बारे में देखते हैं। अंग्रेजों ने गांधी जी को बोअर पदक और जुल्लू पदक, ये दोनों पदक इनको दक्षिण अफ्रीका के अंदर दिए थे। और 1899 के अंदर जब अंग्रेजों और डचों का युद्ध हुआ था, बोअर का युद्ध हुआ था, तो उसके अंदर गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता की थी और उनसे प्रसन्न होकर ही इन्होंने बोअर और जुल्लू पदक दिए थे। जबकि जो केसरी हिंद की उपाधि है वह अंग्रेजों ने गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के कारण इनको भारत के अंदर प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 39। निम्न में से असुमेलित है, यानी कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। तीन सही है एक गलत है, वो हमें छांटना है। प्रश्न नंबर, ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। बिल्कुल सही बात है। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी को सबसे पहले सलाह दी थी कि आप 1915 के अंदर जब गांधी जी आए उसके बाद में इनको कहा था कि आप सबसे पहले पूरे भारत देश का भ्रमण करो, वहाँ की स्थिति को जानो, उसके बाद में ही आप आगे का विचार करना कि आपको करना क्या है। इनको सलाह दी थी कि आप एक वर्ष तक आंखें खोलकर और कान खोलकर और जुबान बंद करके भारत देश का भ्रमण करो। ऑप्शन बी, गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे। बिल्कुल सही है। तो 2% हमें ये याद करने हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन सी,
गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में हुआ। ये ऑप्शन गलत है, ये अपना अपना आंसर आ जाएगा। ये असुमेलित है क्योंकि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह है यह 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन के दौरान नहीं हुआ था, बल्कि 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह के अंदर इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। तो अपना इसके अंदर असुमेलित जो कदम छांटना है वो आ जाएगा, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के दौरान नहीं हुआ था। ये राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी और देख लेते हैं हम, गांधी जी ने सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन में भाग कब लिया था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1901। बिल्कुल सही बात है। 1901 के अंदर गांधी जी कुछ समय के लिए भारत आ गए थे, परमानेंट भारत आ गए थे, और उस समय इन्होंने 1901 के अंदर ही कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर भाग भी लिया था। लेकिन फिर दोबारा से अफ्रीका के अंदर जो भारतीय जो लोग थे उन्होंने गांधी जी से निवेदन किया और गांधी जी फिर दोबारा से अफ्रीका के अंदर वापस लौट गए थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 40, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता कब ग्रहण की थी? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा 1915 के बम्बई अधिवेशन में। 1915 के बम्बई अधिवेशन के अंदर दोस्तों 1915 के अंदर 9 जनवरी 1915 के अंदर गांधी जी अफ्रीका प्रवास से भारत आए थे और उसी वर्ष उन्होंने 1915 के बम्बई अधिवेशन के अंदर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, गांधी जी की भारतीय राजनीति में पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ पर थी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1916 में। दोस्तों 1916 के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था, उसके अंदर गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति मानी जाती है। दोस्तों 1899 के अंदर श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की थी और 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से उसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर उसे परिवर्तित किया गया और उसके उद्घाटन समारोह के अंदर ही गांधी जी ने सबसे पहले भारत की राजनीति के अंदर किसी सभा के अंदर भाग लिया था। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का सही क्रम है? दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण, अहमदाबाद, मिल मजदूर, खेड़ा, असहयोग। एनसीईआरटी के अंदर अपने इसका क्रम थोड़ा सही नहीं दे रखा है, तो अपन यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण आंदोलन के अंदर, चंपारण सत्याग्रह के अंदर भाग लिया था। चंपारण बिहार के अंदर है। वहाँ पर जो नील किसान थे, नील खेती करने वाले किसान थे, वो बहुत परेशान थे अंग्रेजों की नीतियों की वजह से। और 1916 के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अंदर राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति आए थे। उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया था कि आप बिहार के अंदर आकर और नील किसानों ने जो आंदोलन छेड़ रखे उसका नेतृत्व करें। गांधी जी ने उनकी बात मानी और चंपारण गए और 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह का वहाँ पर सफल संचालन किया। तो 1916 के अंदर अप्रैल 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद में फरवरी और मार्च के अंदर, यानी फरवरी के अंदर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया था 1918 में। उसके बाद में मार्च के अंदर इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह का इन्होंने सफल नेतृत्व किया था और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो इसका सही क्रम आ जाएगा चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा और असहयोग। और इसके बारे में अगर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करें तो अहमदाबाद मिल मजदूर है वो, उनका जो मामला था वो प्लेग बोनस का मामला था। अंग्रेजों का मानना था कि प्लेग है वो समाप्त हो चुका है, तो बोनस है वो हम बिल्कुल कम करेंगे। 50% इनको बोनस दिया जा रहा था, जबकि अंग्रेज कह रहे थे अब हम केवल 20% बोनस देंगे। जबकि गांधी जी के इंटरफेयर के बाद में 35% के ऊपर इनकी सहमति बनी थी। जबकि खेड़ा सत्याग्रह है ये किसानों से संबंधित था। ये मार्च 1918 के अंदर आरंभ हुआ था। वहाँ पर क्या था कि अंग्रेजों ने नियम बना रखा था कि अगर अगर अकाल वगैरह के कारण आधे से अधिक फसल बर्बाद हो जाएगी तो टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। जबकि फसल के बर्बाद होने के बावजूद वहाँ पर टैक्स माफ़ नहीं किया जा रहा था। इस वजह से किसान आंदोलन कर रहे थे। तो गांधी जी ने यहाँ पर भी सफलता हासिल की थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 43, गांधी जी के आरंभिक आंदोलन व उनके कारणों के संबंध में सही सुमेलित कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त तीनों सही है। देखो एक बार देख लेते हैं हम। चंपारण सत्याग्रह है वह किसानों की 3 कठिया पद्धति से संबंधित थी। बिल्कुल सही बात है, यानी 3/20 भाग के ऊपर नील की खेती करना अनिवार्य कर रखा था, जिससे किसान बहुत परेशान थे क्योंकि नील का सही उसकी कीमत भी अंग्रेज नहीं देते थे और इस वजह से वो अपने लिए खाद्यान्न का उत्पादन भी नहीं करने पाते थे और अकाल की स्थिति में भूखों मरना पड़ता था किसानों को। दूसरा, अहमदाबाद मिल मजदूर प्लेग बोने से संबंधित था। बिल्कुल सही है। और खेड़ा सत्याग्रह है उसका कारण था अकाल के बावजूद लगान वसूली। बिल्कुल सही है।
दोस्तों एग्जाम के अंदर इनके कारण पूछे जाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न डालने की कोशिश की गई है। निश्चित रूप से ये प्रश्न, ये वीडियो, ये टाइम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला प्रश्न हमारा, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, फिर इसका हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित किया गया था। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रोलेट एक्ट क्या था। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी उनको दबाने के लिए बहुत सारे कानून लागू किए गए थे, और उन्हीं कानूनों के क्रम के अंदर, उन्हीं कानूनों को मिलाकर इन्होंने, अंग्रेजों ने एक रोलेट एक्ट नाम का कानून पारित किया गया। इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के अंदर यह प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक जेल के अंदर रखा जा सकता है। भारतीयों ने इसे काले कानून की संज्ञा दी, क्यों इसका विरोध किया, और इस कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर जेल में डाला जा सकता है। और इस रोलेट एक्ट के विरोध के अंदर पूरे देश के अंदर इसका जोर शोर से विरोध किया गया, और इसके विरोध के दौरान ही गांधी जी ने सबसे पहले पूरे देश के अंदर देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। और कब किया गया? 6 अप्रैल 1919 को। तो इसका जो अगला वाला प्रश्न ये भी इसके अंदर शामिल होगा कि रोलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल कब की गई थी? 6 अप्रैल 1919 को। तो देखो 2-3 प्रश्न एक साथ याद कर लो कि रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? 18 मार्च 1919 को, ठीक है। और अगले महीने के अंदर यानी 6 अप्रैल 1919 को इसके विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। सत्याग्रह के लिए जो अभियान चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, उसका विरोध करते हुए श्रीमती एनी बेसेंट ने इन्हें राजनीतिक बच्चा कहकर इनका मजाक भी उड़ाया था। और दोस्तों इसी क्रम के अंदर अगला प्रश्न भी इससे संबंधित ही है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर। तो पहले तो हमें फैक्ट याद करना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन। कहाँ पर हुआ? अमृतसर के अंदर हुआ। क्या हुआ था इस दिन? तो देखो हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं पीछे से कि रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हो गया था, ठीक है। उसके विरोध में पूरे देश के अंदर हड़ताल का आयोजन किया गया 6 अप्रैल 1919 को। पंजाब के अंदर जोर शोर से विरोध हो रहा था, और 9 अप्रैल को पंजाब के अंदर डॉक्टर सत्यपाल किचलू यहाँ पर पंजाब के जो अपने नेता कह सकते हैं वो थे डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, उन दोनों को बंदी बना लिया गया था, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और उनके गिरफ्तारी के विरोध में ही जलियांवाला बाग के अंदर एक सभा का आयोजन किया गया था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर। तो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन वैसाखी का दिन था, और गांव से बहुत सारे लोग हुए थे त्यौहार के ऊपर शहर के अंदर। उनको पता नहीं था कि शहर के अंदर मार्शल लॉ लागू हुआ है, ठीक है, और कि भाई कोई व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते। वो पार्क के अंदर अपने मिलने जुलने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। कुछ वहाँ पर सभा चल रही थी तो भीड़ ज़्यादा इकट्ठी थी, और उसी समय जनरल डायर नामक अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व के अंदर निहत्थी भीड़ के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, जिसे अमृतसर कांड के, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया? तो यहाँ पर 2 प्रश्न अपने को याद करने हैं कि सरकार ने तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया था, और कांग्रेस ने किस कमेटी का गठन किया था। दोनों हमें याद करनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हंटर कमेटी का, ठीक है। जबकि कांग्रेस ने इसकी जांच के लिए तहकीकात समिति का गठन किया था मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता के अंदर, ठीक है। और हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताई कि 379 व्यक्ति मारे गए, ठीक है। यानी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अगर आंकड़े पूछे तो 379 व्यक्ति आएंगे, जबकि वास्तव के अंदर 1000 से ऊपर व्यक्ति इस हत्याकांड के अंदर मारे गए थे। अगला प्रश्न हमारा, खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं, आंसर देखते हैं, फिर हम खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा मोहम्मद अली, शौकत अली। कई बार एग्जाम के अंदर अली बंधु भी आ जाता है, दोनों अली भाई थे ये। तो खिलाफत आंदोलन क्या था? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जैसे कि आप जानते हो कि 2 गुट बन गए थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। जो मित्र राष्ट्र थे जिसके अंदर इंग्लैंड भी शामिल था, तो मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के खिलाफ अपमानजनक संधि की थी, और तुर्की का जो शासक था, जिसको इस्लामिक मतलब जगत के अंदर खलीफा के नाम से जाना जाता था, और तो ये अपना
ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे उनको। तो पूरे देश, पूरे विश्व के जो मुस्लिम नेता थे वो उनको अपना धर्मगुरु मानते थे, किसको? तुर्की के खलीफा को। और मित्र राष्ट्रों ने, जिसके अंदर इंग्लैंड भी शामिल था, इन्होंने तुर्की के साथ में अपमानजनक संधि की। इसलिए पूरे विश्व के जो मुसलमान थे वो नाराज हो गए। भारत के मुसलमानों ने भी इस बात के विरोध के अंदर एक आंदोलन छेड़ा, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो खिलाफत आंदोलन है, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की के साथ की गई अपमानजनक संधि के संबंध में आरंभ किया गया था, और इसको आरंभ करने वाले थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है। अगला प्रश्न है, खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर आ जाएगा 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन मनाया गया। और यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने एक बहुत सुनहरे अवसर के रूप में देखा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। इन्होंने सोचा कि भाई ये जो मुसलमान हैं ये भी अंग्रेजों के विरुद्ध आ रहे हैं, और हमें भी आंदोलन स्टार्ट करना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में देश के अंदर एक विरोध की लहर थी, तो गांधी जी ने इसे सुनहरे अवसर के रूप में देखा, और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों को मिला के एक बड़ा आंदोलन तैयार किया। और दोस्तों यहाँ पर ये बात भी अपने को ध्यान रखने लायक है कि हिंदू और मुस्लिम एकता का काल अगर आएगा तो 1916 के अंदर जब लीग और कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वहाँ से लेकर और असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ वहाँ तक का काल, 1916 से 1921-22 तक का जो काल था, वह हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्ण काल था। दोनों ने मिलजुल कर आंदोलन के अंदर भाग लिया था। अगला प्रश्न हमारा, सितंबर 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों पहले तो हमें ये याद करना है कि 1920 के अंदर कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए थे। एक तो हुआ था सितंबर में, एक दिसंबर में। तो सितंबर के अंदर जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि उग्रपंथी विचारधारा के किस नेता ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो उसमें नाम आ जाएगा लाला लाजपत राय का। लेकिन इन्होंने भी कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ना कि वार्षिक अधिवेशन की। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने, जबकि वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने, जो हुआ था दिसंबर के अंदर नागपुर में। तो दोनों को अपन टेबल बना के याद कर सकते हैं कि 1920 के अंदर जो दो अधिवेशन हुए थे, सितंबर दिसंबर। सितंबर के अंदर लाला लाजपत राय, दिसंबर के अंदर चक्रवर्ती विजय राघवाचारी। और जो अपना सितंबर वाला था ये था विशेष अधिवेशन कलकत्ता में, और अपना दिसंबर वाला था ये था वार्षिक अधिवेशन नागपुर में। अगला प्रश्न हमारा, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1 अगस्त 1920। और दोस्तों 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक के का देहांत हुआ था, और इसी दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय लिया गया। और साथ में तिलक स्वराज फंड की स्थापना भी की गई, जिसके अंदर 1 करोड़ रुपए जमा करने का लक्ष्य रखा गया था, और बहुत जल्दी ये लक्ष्य पूरा भी हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 52। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने घोषणा की कि सब कुछ सही रहा तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा? दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान घोषणा की थी कि अगर सब कुछ सही रहा, आंदोलन सही ढंग से चला, तो 1 वर्ष के भीतर हमें स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों शब्द पे ध्यान देना, स्वतंत्रता का नाम नहीं ले रहे हैं, स्वराज्य का नाम ले रहे हैं, अपने स्वशासन का नाम ले रहे हैं, यानी शासन के अंदर अपनी भागीदारी का उस समय उल्लेख था। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग तो सबसे पहले देश के अंदर 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वोत्तम काल कौन सा था? इसके बारे में हमने बात कर ली। 1916 से 1921 का काल है, जब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक साथ चले थे। वह काल 1916 से 1921 का काल है, वह हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वोत्तम काल था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। असहयोग आंदोलन के बारे में कौन सा कथन गलत है? 3 कथन सही है, 1 गलत है, वो हमें छांटना है। इस आंदोलन के दौरान रचनात्मक व साथ में नकारात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। बिल्कुल सही बात है। असहयोग आंदोलन के दौरान 2 प्रकार के कार्यक्रम थे। एक तो थे इसके दौरान रचनात्मक कार्यक्रम, यानी कि जैसे भाई अपने स्वदेशी स्कूलों की स्थापना करना, स्वदेशी कार्यक्रम अपनाना, स्वदेशी अपनाना, है ना, और गांव के अंदर पंच पटेलों के माध्यम से फैसलों का निपटारा करना। ठीक है, ये थे सारे रचनात्मक कार्य, चरखे से सूत काटना। जबकि साथ में नकारात्मक कार्यक्रम भी थे, यानी कि विदेशी कॉलेज, विदेशी संस्थाओं, इनका बहिष्कार करना, है ना, ये सारी चीज़ें थी। मतलब इसके अंदर नेगेटिव चीज़ें थी। अंग्रेजी जो भी संस्थाएं वगैरह थी उनका विरोध करना।
ऑप्शन बी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा, बिल्कुल सही बात है। और इस दौरान विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई थी। और एक पर्सन यहाँ पर हमें एक फैक्ट ये भी याद करना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी कपड़ों को जलाने को एक भारत देश की निष्ठुर बर्बादी के रूप में बताया था, जबकि गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों के साथ में व्यवहार करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन सी, इसका मुख्य उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। दोस्तों ये बात सही नहीं है, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, जबकि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी इसके अंदर। और ऑप्शन डी, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 55, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो दोस्तों चौरी चौरा कांड है वह 4-5 फरवरी 1922 को हुआ था। नवीनतम आंकड़ों के अंदर 4 फरवरी नाम आता है। हम सामान्य रूप से इतिहास के अंदर 5 फरवरी पढ़ते हैं। अगर दोनों ऑप्शन आ जाएं तो अपने को 4 तारीख करके आना है, या फिर कोई एक आए तो अपने को 5 फरवरी आए तो 5 फरवरी भी अपने को आंसर करके आना है। तो दोस्तों क्या हुआ था कि इसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा डिटेल के अंदर बता दूं कि असहयोग आंदोलन के दौरान धरने प्रदर्शन रैलियां चल रही थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंदर चौरी चौरा नामक स्थान के ऊपर एक वहाँ पर रैली का आयोजन किया जा रहा था, और बहुत बड़ी संख्या के अंदर उसके अंदर भीड़ थी। तो उसके पीछे आकर और कुछ पुलिस वालों ने भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। कुछ लोग घायल हो गए। जैसे ही भीड़ को पता चला तो भीड़ बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गई, और उन्होंने वापस थाने के अंदर आके और थाने को घेर लिया। जैसे ही वहाँ पर पुलिस वालों ने देखा कि भाई गुस्साई भीड़ आ रही है, तो उन्होंने अपने आप को थाने के अंदर बंद कर लिया। भीड़ ने थाने को चारों तरफ से घेर कर और आग लगा दी, जिसके अंदर 22 पुलिसकर्मी मारे गए। जैसे ही महात्मा गांधी जी को ये खबर पहुंची, महात्मा गांधी जी उस समय महात्मा गांधी जी थे वह बारदोली के अंदर थे, और उन्होंने उसी समय यानी कि 5-7 दिन बाद में उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि चौरी चौरा नामक स्थान के ऊपर जो आक्रोशित भीड़ थी उसका नेतृत्व किसने किया था? भगवान अहीर ने किया था, और 22 इसके अंदर पुलिसकर्मी जिंदा मारे गए थे। अगला प्रश्न हमारा, चौरी चौरा कांड के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय कब लिया? तो दोस्तों 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, और इसके 7 दिन बाद में यानी कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। और प्रश्न ये आता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय कहाँ से लिया? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बारदोली में, क्योंकि गांधी जी उस समय बारदोली में थे, बारदोली गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्न में से असहयोग आंदोलन के बारे में असत्य कथन है, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, गांधी जी को 10 मार्च 1920 को गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल सही बात है। गांधी जी को ब्रूमफील्ड नामक न्यायाधीश ने सजा सुनाई, बिल्कुल सही बात है। और ब्रूमफील्ड ने यह भी कहा था कि अगर मुझे मौका मिला आपकी सजा को कम करने का, अगर ऐसा सरकार ने आदेश दिया तो मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज़ की। ऑप्शन सी, गांधी जी को 4 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी जी को 2 वर्ष पश्चात, चौरी चौरा कांड के 2 वर्ष पश्चात यानी कि 5 फरवरी 1924 को उनको रिहा कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी भी सही है। असुमेलित कौन सा आ जाएगा? गांधी जी को 4 वर्ष के नहीं बल्कि 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। प्रश्न नंबर 58, जिस समय जनता का उत्साह अपने चरम पर था उस समय पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने पर यह कथन किसका था? तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस थे, वो गांधी जी के अनुयायी थे, उनको मानते थे, लेकिन उनके इस आदेश से उन्हें बहुत गहरा धक्का लगा था। और सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रीय आंदोलन में एंट्री 1920 से ही हुई थी। गांधी जी के पास ही गए थे सबसे पहले। गांधी जी ने कहा कि आप है ना, आप चित्तरंजन दास के पास जाओ। तो इन्होंने यानी सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास को अपना गुरु बनाया था। और इस संबंध में मोतीलाल नेहरू ने भी स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर का एक गांव अगर कोई गलती करता है, उसकी सज़ा केरल के एक गांव को देना ये तो अन्याय हो गया। यानी कि एक घटना हुई है और वहाँ की घटना की सज़ा पूरे देश को दे रहे हो, आप पूरे आंदोलन को आप स्थगित कर रहे हो, ये किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। ये स्टेटमेंट मोतीलाल नेहरू का था। अगला प्रश्न हमारा, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो पहले तो हमें यही याद करना है, स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुई?
1 जनवरी 1923 को हुई। किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। दोस्तों ये दोनों परिवर्तनवादी थे, यानी कि 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान ही स्टार्ट होने से पहले ही कांग्रेस के अंदर दो फाड़ होनी स्टार्ट हो गई थी। एक गुट था जो गांधी जी की विचारधारा को मान के और आंदोलन करने के पक्ष में था, रचनात्मक कार्य करने के पक्ष में था, जबकि एक गुट ऐसा था जिसका नेतृत्व मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास कर रहे थे। इनका मानना था कि हमें विधानमंडलों के अंदर प्रवेश करना चाहिए और वहां जाकर सरकार की कार्यवाही को ठप करके अपना ध्यान आकर्षित करवाना चाहिए। तो जब असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ तो इससे ये और ज़्यादा इनको निराश हाथ लगी और 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। जबकि लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। तो ये दोनों अलग अलग हैं, यानी स्वराज पार्टी का पूरा नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जबकि स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी ये अलग पार्टी थी जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला प्रश्न हमारा, किसने पब्लिक सेफ्टी बिल को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी? ये अक्सर ये फैक्ट पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा मोतीलाल नेहरू ने। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 61, साइमन कमीशन प्रथम बार भारत कब आया? दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि साइमन कमीशन क्या था, इसका गठन क्यों किया गया था, इस बारे में थोड़ी सी हम जानकारी करते हैं। दोस्तों जब 1919 के अंदर मोंटेग्यू ट्रांसपोर्ट अधिनियम आया था तो उसके अंदर इस चीज़ का उल्लेख किया गया था कि 10 वर्ष पश्चात एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी और उसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि 1919 के अधिनियम के अंदर जो चीज़ें लागू की है वो चीज़ें कितनी कारगर साबित हुई है उसके बारे में अपनी रिपोर्ट उसको देनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से 1919 के अधिनियम के 10 वर्ष पश्चात 1929 के अंदर इस कमीशन का गठन किया जाना था, लेकिन चूंकि वहां पर 1928 के अंदर शायद चुनाव होने थे तो सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही 1927 के अंदर ही इन्होंने साइमन कमीशन का गठन कर दिया था। और साइमन कमीशन भारत पहली बार कब आया था? इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 फरवरी 1928 को। तो यहाँ पर 2-3 बातें अपने को याद करनी है। नंबर 1, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। उसके बाद में फरवरी और अक्टूबर उसके अंदर एक बार फिर आया था। और साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों गई थी? 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। और साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसके अंदर एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसलिए भारत वालों ने इसका विरोध किया कि जब इसके अंदर भारतीय सदस्य नहीं है तो ये भारत के पक्ष के अंदर या निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच कैसे कर सकते हैं। और पूरे भारत के अंदर जिस दिन ये आए थे उस दिन साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। और दोस्तों ध्यान रहे कि साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी लाठीचार्ज से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल इसके अंदर 7 सदस्य थे और इसी वजह से इसका विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, मेरे ऊपर किए गए लाठियों के प्रहार एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। यह बात किसने कही थी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय ने। दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान ही पुलिस लाठीचार्ज में 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और एक महीने बाद में 17 दिसंबर 1928 को ही जो अपने क्रांतिकारी जो अपने युवा थे यानी भगत सिंह और इनके साथियों ने सांडस की हत्या करके और इनकी मृत्यु का बदला लिया था और उनके ऊपर द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रस्तुत की थी। तो 3-4 फैक्ट अपने को एक साथ याद करने हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी नवंबर 1927 के अंदर। भारत पहली बार कब आया था? 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। और 27 मई 1930 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ही चर्चा करने के लिए ही इंग्लैंड के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। तो गोलमेज सम्मेलन है वो साइमन कमीशन से ही संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 65, किसने भारतीयों को एक ऐसे संविधान निर्माण की चुनौती दी जो सभी गुटों और दलों को मान्य हो? देखो भाई यहाँ पर थोड़ी हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारत वालों ने विरोध किया। तो उस समय जो भारत के जो अपने भारत सचिव थे उस समय, उन्होंने वो कौन थे? लॉर्ड बर्किनहेड थे। उन्होंने भारत वालों को चुनौती दी
कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम एक ऐसा संविधान ही बना के दिखा दो जो तुम्हारे पूरे देश के सभी जातियों सभी वर्गों को मान्य हो। तो उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर एक समिति का गठन किया गया और जिसने 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इसकी मुख्य मांग क्या थी? पूर्ण औपनिवेशिक राज्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी थी और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस चुनौती को स्वीकार करते हुए समिति का एक गठन करके और इन्होंने 1928 के अंदर रिपोर्ट पेश की। और उसकी मुख्य मांग क्या थी? औपनिवेशिक राज्य, डोमिनियन स्टेट्स। दोस्तों, औपनिवेशिक राज्य, डोमिनियन स्टेट्स उसे कहते हैं जिसके अंदर जो बाहरी जो किसी दूसरे साथ के किसी दूसरे देश के अंदर अगर मतलब संबंधों की बात आती है तो वो तो इंग्लैंड के अधीन रहेंगे, जबकि आंतरिक मामलों के अंदर स्वशासन प्रदान कर देंगे, जबकि बाहरी मामले विदेशी मामले हैं वो अंग्रेजों के अधीन ही रहेंगे। तो औपनिवेशिक शासन की मांग की थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 66। गांधी जी ने जनवरी 1930 में इरविन के सामने कितनी सूत्री मांगे रखी थी? तो दोस्तों, गांधी जी ने जनवरी 1930 के अंदर इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे रखी थी। 11 उसके अंदर बिंदु थे और गांधी जी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र के माध्यम से ये मांगे रखी थी। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। और उन्होंने कहा था कि अगर ये मांगे पूरी नहीं की तो मैं एक बड़ा आंदोलन स्टार्ट करूंगा। अंग्रेजों ने इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और फलतः गांधी जी ने क्या किया? दांडी मार्च किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो इनसे संबंधित हमें यह भी यहाँ पर याद रखना प्रासंगिक होगा कि जिन्ना ने भी मार्च 1929 के अंदर 14 सूत्री मांगे अंग्रेजों के सामने रखी थी और अंग्रेजों ने इनकी अधिकतर मांगे मान ली थी। तो 14 सूत्री मांगे मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है, जबकि 11 सूत्री मांगे महात्मा गांधी जी से संबंधित है। और जब अंग्रेजों ने गांधी जी की बात नहीं मानी तो गांधी जी ने कहा था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी लेकिन बदले में पत्थर मिला। और उसके बाद इन्होंने दांडी मार्च और उसके बाद में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 67। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी 3 कथन सही है, एक गलत है जो हमें छांटना है। इसका आयोजन 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में हुआ था। बिल्कुल सही बात है, लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बिल्कुल सही है। इस दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये बात गलत है क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था देश के अंदर सबसे पहले। और यह तिथि इतनी महत्वपूर्ण थी, इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान लागू किया गया था। ऑप्शन डी, इस अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। बिल्कुल सही बात है। तो इसके अंदर 3-4 प्रश्न हम याद कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंदर। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी अधिवेशन के अंदर सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। और 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के अधिवेशन था, वहाँ पर रावी नदी के तट पर और भारत का तिरंगा झंडा भी फहराया गया था। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? दोस्तों, गांधी जी की जब 11 सूत्री मांगे नहीं मानी गई तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। और असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने ये सोचा कि मैं एक ऐसे मुद्दे को उठाऊं जो जनता के साथ में जुड़ा हुआ हो, जनता का समर्थन प्राप्त हो। तो गांधी जी को लगा कि ये जो नमक का मुद्दा है, क्योंकि नमक उत्पादन के ऊपर अंग्रेजों का एकाधिकार था और बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा था, जबकि नमक है वो हर परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा था। तो गांधी जी ने इस मुद्दे को आधार बनाते हुए ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने की इन्होंने प्रण किया। तो यहाँ पर प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? राइट आंसर आ जाएगा 12 मार्च 1930 को। दोस्तों, याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत अगर आए तो 12 मार्च 1930 नहीं आएगा, क्योंकि 12 मार्च 1930 को तो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। अब यहाँ पर 2-3 प्रश्न बनते हैं दांडी यात्रा से संबंधित। दांडी यात्रा गांधी जी ने कब प्रारंभ की? 12 मार्च 1930 को। कितने अनुयायियों के साथ में की? 78 अनुयायियों के साथ में। दोस्तों, यहाँ पर याद रखना है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अंदर जो 1885 में हुआ था, उसके अंदर 72 वहाँ पर लोगों ने भाग लिया था, जबकि गांधी जी के अनुयायी दांडी यात्रा में कितने थे? 78 थे। कंफ्यूज नहीं होना है दोनों के अंदर। नंबर 1 बात। दूसरा प्रश्न बनता है, दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ की गई? तो भाई, गांधी जी का आश्रम कहाँ पर था? साबरमती के अंदर था। तो साबरमती से और दांडी नामक स्थान तक, जो बिल्कुल समुद्र तट के ऊपर था, कहाँ पर? नौसारी जिले के अंदर,
वहाँ तक गांधी जी ने दांडी यात्रा की, यानी साबरमती से और दांडी तक। कितने किलोमीटर की थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 385 किलोमीटर है और 240 मील है। कई जगह बुक में अलग अलग आता है, 240 किलोमीटर आ जाता है, अलग अलग आता है, तो यहाँ पर याद रखना है 240 मील, और अगर किलोमीटर में है तो 385 किलोमीटर की यात्रा की। कितने दिन में पूरी की, 24 दिन के अंदर पूरी की, यानी कि 12 मार्च 1930 से लेकर और 5 अप्रैल को वो वहाँ पर पहुँच गए थे। 5 अप्रैल तक 24 दिन के अंदर उन्होंने ये 240 मील की यात्रा पूरी की। और इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को अपने हाथ से नमक बनाकर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो यहाँ पर देखो प्रश्न 2 बन गए। दांडी यात्रा आरंभ की 12 मार्च 1930 को, 24 दिन की यात्रा, 5 अप्रैल को पहुंचे और नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की इन्होंने स्टार्टिंग कब की, 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 70। पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र में खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती आंदोलन का गठन किसने किया था? तो राइट आंसर आ जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के अंदर एक सक्रिय राष्ट्रवादी नेता थे। ये अंत तक भारत विभाजन के विरुद्ध रहे हैं। गांधी जी के साथ इनके अच्छे संबंध थे। लाल कुर्ती इन्होंने आंदोलन चलाया। तो दोस्तों हमारे 70 क्वेश्चन है वो इसमें सोल्व हो चुके हैं और ये हमारा दूसरा वीडियो था और वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो हम अगले जो क्वेश्चन है वो 2 वीडियो अभी और बनेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।